आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, मोस्टली बच्चों को इसमें मुश्किल पेश आती है। वो इसको अच्छे तरीके से या तो फोकस नहीं करते या अच्छे तरीके से इसको याद नहीं कर पाते, और इसको याद करने में उन्हें बहुत सी या तो मुश्किलात पेश आती हैं। तो वो जो टॉपिक है वो है हमारा टेंसेस। देखेंगे टेंसेस होते क्या हैं, इसको हम आसान से आसान बनाएंगे और कुछ रूल्स मैं आपको दूंगा, उसको बेसिकली आपने रिमेंबर करना है और इन टेंसेस को आसान बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टेंसेस। बेसिकली टेंस होता क्या है इसको हम देखेंगे। It gives us some action, या it tells us some action। ये हमें कुछ एक्शन के बारे में, कुछ ऐसे काम के बारे में बताएगा जिसका लिंक टाइम के साथ होगा, यानी कि किसी टाइम के साथ हमें ये लिंक करके बता रहा होगा कि ये एक्शन, ये काम इस वक्त में हुआ है, हुआ था या होगा, एटसेट्रा वगैरह वगैरह। तो ये बेसिकली जो सारी कैटेगरी होती है इसको हम टेंसेस का नाम देते हैं। देखेंगे प्रॉपर डेफिनेशन। इट टेल्स अस या इट गिव्स अस सम एक्शन विद टाइम। तो जो टाइम के साथ हमें बताएगा कि ये इस वक्त में ये काम हुआ है, होगा, हो चुका था, एटसेट्रा। तो वो बेसिकली हमें टेंसेस ही बताते हैं कि ये काम इस वक्त में हुआ है, होगा या हो चुका होगा वगैरह वगैरह। इसको देखेंगे। अब हम देखेंगे कि टाइम हमें मालूम होगा कि टाइम बेसिकली टाइम्स तीन होते हैं। या तो टाइम होगा प्रेजेंट, या तो टाइम होगा पास्ट, या होगा फ्यूचर। एक टाइम या तो जो मौजूदा हमारा इस वक्त का टाइम है उसे हम प्रेजेंट का नाम देंगे, जो गुजर चुका होगा टाइम उसे पास्ट का नाम दिया जाएगा, और आने वाला जो टाइम होगा उसको फ्यूचर का नाम दिया जाएगा। अब टेंसेस में हमें देखना है कि हर टाइम में प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, इसमें चार कैटेगरीज हमारे पास आएंगी। हर टाइम के अंदर चार पॉसिबिलिटीज होंगी, हर टाइम के अंदर चार काम हो सकते होंगे। कैसे, इसको अब हम देखते हैं। पहला इंडेफिनिट, दूसरा कंटिन्यूअस, the third one is perfect, and the fourth one is perfect continuous। जी, अब हर टाइम के अंदर ये चार पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो प्रेजेंट के अंदर इंडेफिनिट होगा, प्रेजेंट के साथ कंटिन्यूअस होगा, प्रेजेंट के साथ परफेक्ट, प्रेजेंट के साथ परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह ये चारों कैटेगरीज पास्ट के अंदर भी हो सकती हैं, ये चारों कैटेगरीज फ्यूचर के अंदर भी हो सकती हैं। तो इस लिहाज से हमारे पास जो टोटल टेंसेस बनते हैं वो टोटल टेंसेस 12 बनेंगे, 12 बनेंगे। कैसे कि ये चारों कैटेगरीज पॉसिबिलिटीज प्रेजेंट में भी, ये चार इधर पास्ट में, चार इधर फ्यूचर में। तो टोटल कैटेगरीज हमारे पास हो गई 12। यस, तो इसको मैं रिपीट करूंगा 12 कैटेगरीज को। कैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एंड पास्ट पर इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हमारे पास टोटल जो टेंसेस हुए वो 12 हुए। अब हम इसको वन बाय वन अपना देखते जाएंगे कि इंडेफिनिट में क्या हमारे पास रूल्स होते हैं, क्या हमारे पास पहचान होगी, वर्ब के कौन से फॉर्म्स यूज करेंगे, एटसेट्रा वगैरह वगैरह। तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना इंडेफिनिट प्रेजेंट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टार्ट करते हैं अपना। जी, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट अब स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब सबसे पहले हमारा काम देखना ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पर्पस क्या है, कि ये किस टाइम पर यूज किया जाएगा, किस कंडीशंस में,
किस रिक्वायरमेंट्स में ये यूज किया जाएगा इसको देखेंगे। दो मैं बताने लगा हूं आपको, देखिएगा। सबसे पहले वो चीज जो डेली रूटीन्स में, यानी कि सारे के सारे ऐसे एक्शंस, सारे के सारे ऐसे काम जो हम अपनी डेली बेसिस पे करते हैं, डेली रूटीन्स के साथ करते हैं, वो सारे एक्शन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखते हैं, बताते हैं। कैसे? अब मैं मिसाल दूंगा यहाँ पर कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं अपने दांत साफ करता हूँ, मैं भागता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, मैं अपना होमवर्क करता हूँ, मैं बड़ों का अदब करता हूँ, वगैरह वगैरह। इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होंगे, जुमले होंगे, वो सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में होंगे। दूसरी चीज इसमें क्या आएगी, यूनिवर्सल फैक्ट्स जे या यूनिवर्सल ट्रूथ्स। बहुत सारी बातें जो यूनिवर्सली एक ट्रूथ हैं, एक सच है, एक फैक्ट है, हकीकत है, वो सारी की सारी बातें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही शामिल की जाती हैं, इन्वॉल्व की जाती हैं। जैसा कि सूरज मशरिक से निकलता है, सूरज मगरिब में गुरूब होता है, जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, वगैरह वगैरह। इस तरह के जितने भी जुमले होंगे जिनमें यूनिवर्सल फैक्ट बताया जा रहा होगा, या दूसरी बात, पहली बात जो बताई थी, या डेली रूटीन्स की जो बातें बताई जा रही होगी, ये दोनों की दोनों चीजें हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में डिस्कस की जाएंगी, लिखी जाएंगी, बताई जाएंगी। अब इसको देखेंगे, इसके कुछ रूल्स देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स वगैरह, इसके डिटेल देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमारा जो काम प्रेजेंट इंडेफिनिट में है वो पहचान का है। अब उर्दू में अगर हमारे पास कोई जुमला आ जाता है, या हमने कोई उस उर्दू के जुमले को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलना होगा, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो उर्दू का जुमला हमारे पास है, क्या वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है या नहीं है। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे देखने वाली है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पहचान है। अगर हमारी पहचान ही गलत हुई, वो जुमला ही प्रेजेंट इंडेफिनिट का ना हुआ, और हम वो सारे रूल्स उस जुमले पे अप्लाई करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले, तो फिर भी कोई फायदा ना हुआ, सारा बेकार होगा। तो पहचान क्या है? अगर उर्दू के जुमलों के आखिर में ता है, ती है, ते है, ताओ जी, अगर इस तरह के कुछ वर्ड्स, कुछ अल्फाज हमें उर्दू के जुमलों के आखिर में देखने को मिलते हैं, तो ये सारे के सारे हमारे वो जुमले होंगे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में डिस्कस किए जाएंगे, बोले जाएंगे। अब कौन कौन से? ये ता है, ती है, ते है, ताहू, वगैरह वगैरह। एक दो एग्जांपल्स बोलूंगा, यहाँ से क्लियर होगी बात। वो खाना खाता है, वो खाना खाती है, हम खाना खाते हैं, या मैं खाना खाता हूँ। ये जो चारों के चारों उर्दू के जुमले हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हैं। क्यों, कैसे पता लगा? कि ये पहचान उर्दू के इन जुमलों के उर्दू के आखिर में ये वाले लफ्ज रिपीट हो रहे हैं, ये वाले लफ्ज आ रहे हैं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में। या जैसा कि दूसरा जुमला, वो स्कूल जाता है, वो स्कूल जाती है, हम स्कूल जाते हैं, मैं स्कूल जाता हूँ, वगैरह वगैरह। इस तरह के जितने भी जुमले होंगे वो सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट में इन्वॉल्व होंगे, शामिल होंगे। अब दूसरी बात पहचान हो गई। अब नेक्स्ट, फॉर ऑफ वर्क। अब ये देखना है कि हमें यहाँ पे वर्क की फॉर्म कौन सी यूज करनी है। वर्क की चार फॉर्म्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आईएनजी वाली फॉर्म। तो हमने ये देखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने वर्क की कौन सी फॉर्म यूज करनी है। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। दूसरी, अब यहाँ पे एक और बात बताना जरूरी है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होगी। ये कुछ रूल्स हैं, बस इन्हें आपने याद रखना है, और ये टेंस बहुत इजी बन जाएंगे।
अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कौन सी यूज की जाएगी, दो बताने लगा हूं, डू या डज। एक तो हेल्पिंग वर्ब डू और डज है, दूसरी बात फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है। अब ये देखना है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब डू या डज है ये कब कब इस्तेमाल की जाएगी, डू कब इस्तेमाल किया जाएगा, डज कब इस्तेमाल किया जाएगा, इस बात को देखेंगे। अब अगर कोई एक हमारे पास टेंस हो जिसमें हमने यूज करना हो यू आई दे और यहां पर ही शी इट या कोई सिंगुलर हो साथ में और यहाँ पर वी या कोई प्लूरल हो साथ में हमारे पास, तो हम डू या डज। अब देखना डू कब होगा, अगर एक इंग्लिश के सेंटेंस में हमने यू आई दे वी यूज करना है तो उनके साथ इन चार प्रोनाउंस के साथ हम डू का यूज करेंगे। और साथ साथ अगर कोई प्लूरल आ जाता है हमारे पास, यानी कि एक से ज्यादा कोई नेम्स आ जाते हैं किसी जगह के, शख्स के या वगैरह वगैरह, किसी के भी कोई नाम आ जाते हैं, अली एंड अकबर वगैरह वगैरह, तो इनके साथ भी हमने डू यूज करना है। और दूसरी बात डज कब होगा, ही शी इट, इनके साथ डज आएगा। और सिंगुलर एक नाम आ गया अली, असगर, अकबर वगैरह वगैरह, तो इसके साथ हमने डज इस्तेमाल करना है। अब तीसरी बात क्या देखनी है, पहली बात पहचान हुई, अब फॉर्म ऑफ वर्ब्स हुई, फर्स्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब में डू डज कब इस्तेमाल होगी। अब तीसरी बात हमारे पास आने वाली है, इसको देखिएगा, सेंटेंसेस के बारे में कुछ बताने लगा हूं, इन्हें जरा गौर से देखिएगा। एक सेंटेंस होगा हमारे पास, जब भी हम टेंस करने लगेंगे सिंपल, या हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस होगा, या एक हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाएगा। जब भी हम एक उर्दू का जुमला बोलेंगे वो तीन तरह से हो सकता है, या वो एक सिंपल होगा या नेगेटिव होगा जिसमें नहीं के साथ कोई बात कही जा रही होगी, किसी चीज से इनकार किया जा रहा होगा, या थर्ड वन इज इंटरोगेटिव, अगर कोई क्वेश्चन कोई सवाल किया जा रहा होगा। इन तीन तरह से हमारे पास सवाल आ सकते हैं। तो इसको जब हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो अब इसको क्या करेंगे, अगर सिंपल हुआ तो सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमने वर्ब यूज करना है, मेन वर्ब, और द थर्ड वन इज ऑब्जेक्ट। ये तो हो गया सिंपल। अब इसमें हमने सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखा, मेन वर्ब लिखी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी, फिर ऑब्जेक्ट लिखा। अब यहां पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी। ये एक बात याद रखनी है कि सिंपल सेंटेंसेस के अंदर हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना। अब आई बात नेगेटिव की, इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, अब हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारे पास जो भी हमने यूज करनी है, या डू होगा या डज होगा। हेल्पिंग वर्ब अब आएगी, उसके साथ नॉट वर्ड आएगा क्योंकि नेगेटिव है ये, फिर वही सारा रूल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ये हमारा एक स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस का। नेगेटिव में सिंपल में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करनी, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब इंटरोगेटिव में क्या होगा, ये सिंपल है, इसमें कोई इतना कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। इसमें क्या होगा, सिंपली वो हेल्पिंग वर्ब हम स्टार्ट में ले आएंगे, यानी कि डू या डज जो भी इस्तेमाल होगा, इसको जब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने लगेंगे तो इसके स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब सिर्फ स्टार्ट में आ जाएगा, बाकी सिंपल वाला रहेगा सारा स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सारा इस तरह से स्ट्रक्चर रहेगा, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। तो ये तो हमारे लिए स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमने पहचान देखी कि एक उर्दू का जुमला अगर हमारे सामने आ जाए तो क्या वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है या नहीं है। दूसरे नंबर पे हमने
फॉर्म्स ऑफ वर्ब देखी कि कौन सी फॉर्म यूज होगी, फिर हेल्पिंग वर्ब देखा कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा, फिर स्ट्रक्चर्स देखेंगे सेंटेंस के किस तरह से कौन से स्ट्रक्चर होगा हमारे पास। अब यहाँ पर एक आखिरी बात बताना, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के जुमले को ट्रांसलेट करते हुए हमने दिमाग में बिठाने हैं। तो एक आखिरी बात इन रूल्स एंड रेगुलेशन को बताने लगा, उसके बाद हम एग्जांपल्स की तरफ चलेंगे जिससे हम ये सारे के सारे रूल्स अप्लाई करेंगे और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते जाएंगे सिंपल। अब एक यूज होता है एस और ई एस का, एस या ई एस। जब भी हम सिंपल सेंटेंस में वर्ब यूज कर रहे होंगे उसके साथ हमने एस या ई एस लगाना होगा। अब एस और ई एस कब लगाएंगे कब नहीं लगाएंगे ये बात बतानी है। एस या ई एस अब ये कब यूज होंगे हमारे पास, ये देखिएगा जब भी हमारे पास एक सेंटेंस में ही, शी, इट या कोई सिंगुलर आ गया ना, तो ये मेन वर्ब के साथ एस या ई एस हम यूज करेंगे। अगर हमारे पास सिंपल सेंटेंस में एक वर्ब है उसके साथ ही, शी, इट या कोई सिंगुलर आ रहा है, इससे पहले ये तीन वर्ड्स ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाम आ गया तो उसके साथ हमने क्या करना है, एस या ई एस लगाएंगे सिंपल में। और बाकी जो भी होंगे, बाकी कौन से होंगे, यू, आई, दे, वी या प्लूरल, उसके साथ एस और ई एस नहीं लगाएंगे। ये एक बात आखिरी याद रखनी थी, एस और ई एस कब लगेगा कब नहीं लगेगा। और यहाँ पर नेगेटिव और इंटरोगेटिव में एस और ई एस का कंसेप्ट ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ सिंपल में है, वो भी कब यूज होगा सिंपल में भी, अगर ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम आ गया तो एस और एस लगाएंगे। अब चलते हैं अपने एग्जांपल्स की तरफ, उन पे ये सारे के सारे रूल्स अप्लाई करते हैं, देखते हैं और इस प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस को इजी बनाते हैं। जी तो अब अपने एग्जांपल अब स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे मिसालें को स्टार्ट करेंगे, उर्दू में लिखता हूँ। हम मैच खेलते हैं। अब पहला रूल दिमाग में जरा रिपीट करो, ब्रेन में अपने मेमोराइज करो कि पहला रूल मैंने क्या बताया था कि जब भी उर्दू का एक जुमला हमारे पास आए, एक सामने आए, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो सबसे पहले बात हमने ये देखनी है उसकी पहचान कि क्या वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है या नहीं है। तो उसमें हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहचान थी ता है, ती है, ते है, ता हो। तो यहाँ पर उर्दू के इस जुमले के आखिर में आ रहा है ते हैं, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। अब वो रूल्स बाकी फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके स्ट्रक्चर सिंपल, नेगेटिव या इंटरोगेटिव उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो वही अब मैच खेलना तो वो होगा प्ले। अब एक सिंपल सेंटेंस है तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, वही प्ले मैच, वी प्ले द मैच, हम मैच खेलते हैं। सिंपल हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस था। अब अगर इसी को हमने नेगेटिव बनाना हो, हम मैच नहीं खेलते हैं, तो इसको क्या बनाएंगे, ये कैटेगरी होगी, दूसरी नेगेटिव में क्या होगा वही। अब यहाँ पर हाँ जी, अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, डू या डज में से कुछ यूज होगा, तो वही के साथ हम डू यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे वही डू नॉट प्ले द मैच। ठीक है जी, ओके हो गया। वही प्ले द मैच, हम मैच खेलते हैं। वही डू नॉट प्ले द मैच, हम मैच नहीं खेलते हैं। अब बात चलेगी इंटरोगेटिव की, सवालिया की, क्या हम मैच खेलते हैं। अब उसमें क्या था कि हेल्पिंग वर्ब जो भी था डू या डज उसको सिर्फ स्टार्ट में ले आना था, बाकी सारा स्ट्रक्चर हमारा सिंपल वाला रहना था। मेमोराइज करें जरा इस बात को। तो क्या हम मैच खेलते हैं, डू वी प्ले द मैच। ओके हो गया, सिंपल भी हो गया, नेगेटिव भी हो गया, इंटरोगेटिव भी हो गया। ये इतना सा इजी सा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। एक एग्जांपल हो गई। अब दूसरी एग्जांपल देखता हूँ।
सूरज मगरिब में गुरूब होता है। एक यूनिवर्सल फैक्ट है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डिस्कस किया जाता है। सूरज मगरिब में गुरूब होता है। एक तो ये बात कि ये पहचान के साथ हमें पता लग रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ता है, इसके आखिर में ता है, आ रहा है, तो ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट है। दूसरी बात कि ये यूनिवर्सल फैक्ट है, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो इसको हम करेंगे द सन सेट्स इन द वेस्ट। द सन सेट्स इन द वेस्ट। यहाँ पर एक बात आपने जरा गौर की होगी कि सेट्स के बाद सेट्स में यहाँ पर एस लगाया है हमने। क्यों लगाया? क्योंकि अगर मैंने बताया था कि सिंपल सेंटेंस में पीछे प्लूरल हो, ही, शी, इट या कोई सिंगुलर आ जाए, ही, शी, इट या कोई सिंगुलर आ जाए तो वर्ब के साथ एस या एस लगेगी। तो इस वजह से हमने यहाँ पर एस लगाया। ये था सिंपल। अब इसको नेगेटिव बनाएंगे। सूरज मगरिब में गुरूब नहीं होता है। The sun does not set in the west. ओके हो गया। अब इसका इंटरोगेटिव, क्या सूरज मगरिब में गुरूब होता है? सिंपली डू या डज जो भी यूज होगा हेल्पिंग वर्ब उसको स्टार्ट में लाएंगे, बाकी सारा सिंपल। डज द सन set in the west क्वेश्चन मार्क। होप्स के आपने ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के लेक्चर को समझा होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन आपको आए तो कमेंट्स में मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा। एक बात आपको बताना चाहूँ कि टेंसेस उस वक्त तक आपके लिए इजी नहीं हो सकते, आसान नहीं हो सकते जब तक आप प्रैक्टिस न करें। तो मेक श्योर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और इन टेंसेस को अपने लिए आसान बनाएं और उसको डेली लाइफ में बोलने की प्रैक्टिस भी बनाएं। तो आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।